हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं बच्चा और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव सागर क्लासेस में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रेंगल। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से खासा इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 6 to 8 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। बच्चों, क्लास 9th में भी हम लोगों ने ट्रेंगल के बारे में पढ़ रखा है। क्लास 9th में एक अलग कॉन्सेप्ट था कॉन्वेंसी का, और यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा सिमिलरिटी का। अगर 2023 और 24 के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 6.3 एक्सरसाइज तक ही पढ़ना है। बाकी अगर नई एनसीईआरटी ले जाओगे तो उसमें उतना ही पढ़ना है जितना वो दिया है। बाकी बच्चों, हम प्रयास करेंगे कि पुरानी एनसीईआरटी से पूरे टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को, साथ ही सभी एग्जाम्पल को कवर किया जाए, तभी आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक बच्चों, तो स्टार्ट करते बच्चों। देखो, ट्रेंगल क्लास 10th में जो एक ट्रेंगल एक चैप्टर है। तो अगर क्लास 9 की बात किया जाए तो 9th में लोगों ने क्या पढ़ के आया है? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आया है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। और क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? अगर बात किया जाए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या था, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट क्या था। बच्चों, अगर किसी भी पॉलीगन में अगर कॉन्ग्रुएंसी को देखना है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब वो सेम साइज का हो और सेम शेप का हो। मीन्स कोई भी पॉलीगन, यहाँ पे पॉलीगन लिख दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप ट्रेंगल के बारे में जानो। ये कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट किसी भी पॉलीगन में लिख सकता है। ये क्या होता है? सेम इन साइज एंड शेप। मतलब कोई भी पॉलीगन आप ले रहे हो, अगर साइज और शेप दोनों इक्वल हैं तो उसे हम बोलेंगे वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैं कहूँ कि कोई स्क्वायर है इस प्लेन के अंदर। इस प्लेन का मतलब बोर्ड के अंदर, हमारा प्लेन तो अभी बोर्ड ही है। मान लो ABCD एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर क्या है? PQRS। बात समझ लो। अगर इन दोनों की साइड का मेजरमेंट, मान लें मैं 4 सेंटीमीटर का ये भी साइड है, 4 सेंटीमीटर का ये भी है, तो अगर ये स्क्वायर है तो हर साइड 4 सेंटीमीटर का होगा। तो मुझे बताओ, मैंने क्या कहा कि अगर उसकी साइज सेम हो और शेप सेम हो, दोनों स्क्वायर है तो शेप भी स्क्वायर का है, साइज भी सेम है, 4 सेंटीमीटर की साइड है। इसका मतलब ये दोनों जो पॉलीगन्स हैं ये क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। पॉलीगन में क्या है? स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर आपका क्या बनते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन कैसे लगाते हैं? ये अगर याद हो आपको। अगर इस प्लेन के अंदर मैं कहूँ दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इस सर्कल का रेडियस भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इस सर्कल का रेडियस भी क्या है? 2 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे? ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर मैं इस प्लेन के अंदर बोलूँ दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लो ABC और एक PQR। ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC और PQR, और दोनों की साइड का लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दे देता है। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। तो इस ट्रायंगल के भी प्रत्येक साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल का भी प्रत्येक साइड का लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ABC क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू PQR। बात समझ में? जो कॉन्ग्रुएंट यहाँ मैं पढ़ा ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट फील कराने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि कोई पॉलीगन कॉन्ग्रुएंस कब होता है या कॉन्ग्रुएंसी कब होती है। तो ये दो पॉलीगन कॉन्ग्रुएंस तभी हो सकते हैं जब सेम इन साइज हो और सेम इन शेप हो। मतलब वो दिखते एक जैसे हो और उनका मेजरमेंट भी एक जैसा हो। ठीक है, तब वो दोनों पॉलीगन क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, बात समझ आई? अब हम बात करते हैं बच्चों, जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा है वो क्या है? सिमिलरिटी। कोई भी पॉलीगन सिमिलर कब होगा? थोड़ा सा ये आपका जो सिमिलर है ये डिपेंड। ये सिमिलर क्या कहता है कि कोई भी टू polygons are similar या
सिमिलर तभी होंगे व्हेन इट हैव सेम इन शेप। बात समझना, इनका शेप एक जैसा हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिमिलरिटी के लिए साइज भी सेम हो। बात समझ आ रहा है? सिमिलरिटी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि साइज क्या हो, सेम, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इस प्लेन के अंदर 2 स्क्वायर है। अब देखो मैं 2 स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसमें मेजरमेंट नहीं दे रहा हूँ, दोनों स्क्वायर की साइड सेम है। मान लो ये स्क्वायर आपका एबीसीडी है और ये स्क्वायर आपका PQR है। बात समझना ध्यान से। और मैं मान लो कहूँ कि ये आपकी जो स्क्वायर है इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि ये दोनों कैसे हैं, देखिए दिखते तो सेम है क्योंकि क्या है, दोनों स्क्वायर है, तो सिमिलर इन शेप, शेप तो एक जैसा है, लेकिन साइज एक जैसी तो है नहीं, साइज एक जैसी तो है नहीं। ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर अलग है और ये 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर अलग है। दिखते तो एक जैसे, लेकिन क्या है, ये आपके साइज में सेम नहीं है। तो अगर ऐसा कोई पॉलीगन हो जो दिखता है एक जैसा हो, मीन्स उसका शेप एक जैसा हो, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साइज भी सेम हो, तो उसमें क्या बोलेंगे कि वो सिमिलर है। इसका मतलब ABCD जो है वो क्या है, सिमिलर को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा, PQRS। बात समझ में आया? ये ध्यान देना, सिमिलर के लिए जरूरी नहीं है कि साइज भी सेम हो, शेप का सेम होना जरूरी है। क्या बच्चों, अगर मान लो कि कोई ऐसा 2 पॉलीगन आ जाए जो सिमिलर, सेम इन शेप हो और सेम इन साइज हो, तो क्या वो सिमिलर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा पॉलीगन आता है जो जिसकी साइज और शेप दोनों सेम है तो वो सिमिलर होगा। बात समझना, कॉम्बिनेंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है? अगर किसी 2 पॉलीगन को कॉन्फ्रेंस होना है तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसकी साइज और शेप दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किसी 2 पॉलीगन को सिमिलर होना है तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि उसकी साइज भी सेम हो, है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज सेम होनी चाहिए। क्या? वो है शेप। शेप सेम होना चाहिए, मीन्स अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि दोनों सिमिलर। ऐसा ना हो कि ये स्क्वायर हो और यहाँ पे ट्रेंगल, तो सिमिलर नहीं होगा, या यहाँ पे ट्रेंगल हो यहाँ पे सर्कल, तो सिमिलर नहीं होगा। सेम इन शेप होना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक। इसका मतलब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ और उसको आपको ट्रेंगल के तो समझाऊं, तो मान लो कि इस प्लेन में ट्रेंगल ABC है, ABC, और एक ट्रेंगल PQR है, और मान लो दोनों इक्विलेटरल ट्रेंगल है। दोनों कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्रेंगल। इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है और एक टाइम के लिए मान लो ये भी क्या है, इसकी भी साइड 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्रेंगल एक तो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का मतलब इनका शेप सेम है, और दोनों ट्रेंगल की साइड 3-3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब साइज भी सेम है। तो ध्यान दो, अगर मैं लिखूं कि ABC, ट्रेंगल ABC एक तो कॉन्वेंट है ट्रेंगल PQR, क्योंकि सिमिलर इन शेप, सेम इन शेप और सेम इन साइज आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये सिमिलर होंगे? बिल्कुल ये सिमिलर भी होते हैं, ABC सिमिलर टू PQR। ये ध्यान देना कि जो भी पॉलीगन कॉन्फ्रेंस हैं तो वो सिमिलर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पॉलीगन आपका सिमिलर है वो कॉन्वेंट हो। बात समझ आ रहा है? जो पॉलीगन चाहे वो ट्रेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, अगर वो कॉन्वेंट है तो वो सिमिलर होगा 100%। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 पॉलीगन सिमिलर हो तो वो कॉन्वेंस भी हो। जैसे ध्यान से देखो, इसमें ये दोनों ट्रेंगल थे, दोनों इक्विलेटरल हैं, दोनों की साइड 3-3 सेंटीमीटर का, ये आपका कॉन्वेंस ABC कॉन्वेंट में PQR के और सिमिलर भी है। लेकिन मान लो एक टाइम के लिए मैं इसे चेंज करूँ, ये 3 सेंटीमीटर का था और मान लो एक और मैं यहाँ पर ट्रेंगल लगा दूँ STU, ध्यान से सुना, STU, और मैं ये कह दूँ कि ये भी इक्विलेटरल ट्रेंगल है। मेरी बात को ध्यान सुना, इक्विलेटरल ट्रेंगल STU, और मैं ये चेंज करता हूँ कि इसकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रेंगल की सभी साइड इक्वल होती है और इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ
कि अब क्या ये वाला फिगर इन तीनों के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। लेकिन ये वाला फिगर अगर इक्विलेटरल है तो ये भी इक्विलेटरल है। सेम इन क्या हो गया? शेप हो गया। अगर सेम इन शेप है तो ये सिमिलर होगा। मीन्स मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल STU, बिल्कुल सही होगा। लेकिन मैं ये लिखूँ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया STU के, तो बिल्कुल गलत। डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू STU। ध्यान देना, सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगा। बात समझ आ रहा है? एवरी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन इज अ सिमिलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मीन्स इसका कन्वर्स जरूरी नहीं कि सही हो, सिमिलर आपका कॉन्ग्रुएंस हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ आया? तो आशा करता हूँ बच्चों कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों कुछ इसी पे आपके 6.1 में कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है 6.1। ठीक है, अच्छा सिमिलरिटी के दो जो नेसेसरी क्राइटेरिया हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। वो क्या दे रखा है? सिमिलरिटी की जो नेसेसरी क्राइटेरिया वो क्या होनी चाहिए? देखो दो पॉलीगन तभी सिमिलर होते हैं। ठीक है, बात समझ आया? क्या कह रहा है? If two polygons are similar, if two polygons are similar, then it have ये दो प्रॉपर्टी रखेंगे। क्या रखेंगे? It have पहला कि their corresponding angles are equal। जो पहला जो इसका है इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। दूसरा देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। क्या होगा? देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अगर मैं बच्चों इसको आपको दो ट्रायंगल लेके समझाऊं, मान लीजिए कि ABC और एक PQR दो ट्रायंगल हैं और मैं ये कहूँ कि दोनों सिमिलर है। बात समझना कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर ऐसे लिखो तो एक ही ध्यान देना, हमेशा क्रम लिखते वक्त भी आपको केयरफुल रहना है कि जिस क्रम में लिखे हो उसी क्रम में करस्पॉन्डिंग एंगल आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से पहला क्या कह रहा है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर आपने ये लिखा कि ABC सिमिलर हो गया PQR के, तो उस केस में एंगल A यहाँ से एंगल उठाओगे तो यहाँ से क्या आएगा? एंगल P के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से एंगल B उठाओगे तो यहाँ से सेकेंड नंबर पे क्या एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से थर्ड नंबर पे एंगल C है, यहाँ थर्ड नंबर पे क्या एंगल R। पहला क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दूसरी जो क्राइटेरिया है, अब करस्पॉन्डिंग साइड अगर मान लो यहाँ से उठा रहे हो AB, यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा आपको? PQ। AB बाई क्या आना चाहिए? PQ। AB बाई PQ। बात समझ आ रही है? और अगला अगर आप यहाँ से BC उठा रहे हो तो यहाँ से QR आना चाहिए। BC बाई क्या आना चाहिए? BC बाई QR। आगे अगर AC उठाओ AC, यहाँ से PR आना चाहिए, AC बाई PR। बात समझ में आया? अगर दो किसी भी पॉलीगन में, जो नहीं वो ट्रायंगल हो, आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, अगर वो दो सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? पहला इक्वल होना चाहिए। उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिखा? देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगी तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों क्या है? सिमिलर है। खास बात क्या है कि सिमिलर कोई भी दो अगर पॉलीगन को सिमिलर लिखते हो तो लिखते वक्त ध्यान देना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपके ऑर्डर में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला एंगल है तो यहाँ का भी पहला एंगल इसके इक्वल, जैसे एंगल ए के इक्वल एंगल P होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? दो अगर पॉलीगन सिमिलर लिखते हो तो ये बहुत ध्यान देना। अगर ये गलत लिख रहे हो
ध्यान देना, पूरा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, तो इस चीज को मैं यहाँ एक बार और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे और एक ट्रायंगल पीक्यूआर यहाँ पे, ए बी सी और पीक्यू, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं, बात सुनना, मैं ये लिखूं बी सी के सिमिलर टू क्यू आर पी, तो अगर मैं यहाँ से एंगल बी उठाऊंगा, अगर ये ऐसा लिखा गया है तो एंगल बी के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, पहला एंगल क्यू। अगर यहाँ से एंगल सी उठाऊंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एंगल आर करस्पॉन्डिंग। यहाँ से अगर एंगल ए उठाऊंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एंगल पी। बात समझ आया? अगर दो पॉलीगॉन को सिमिलर लिखे हो तो पहले नंबर पे जो एंगल है यहाँ पे पहले नंबर का एंगल, दूसरे नंबर पे जो एंगल दिख रहा है यहाँ का दूसरे नंबर पे एंगल, तीसरे नंबर पे जो एंगल दिख रहा है यहाँ का तीसरे नंबर पे एंगल। ऐसे आप लिखोगे तो इसी क्रम में ये लिखना भी पड़ेगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। इसी तरह करस्पॉन्डिंग साइड जैसे बी सी बाई क्या आएगा, क्यू आर आएगा, यहाँ से क्यू आर। ए सी बाई क्या आएगा, सी ए बाई आर पी। और यहाँ से देखो ए बी बाई या बी ए बाई क्या आ जाएगा, क्यू पी। इस चीज़ को ध्यान देना, लिखते वक्त काफ़ी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और घबराना बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा बिल्कुल आपको आसान लगेगा इस चैप्टर, कुछ है नहीं। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अभी तो नोट डाउन करने या कुछ है नहीं, बस समझने वाली चीज़ें। तो सिमिलरिटी की दो क्राइटेरिया हमने देखा कि अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर है तो सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, फर्स्ट। और सेकेंड क्या था, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक बच्चों, इसमें कुछ आपके जैसे एक एग्जाम्पल दिया, देखिए एनसीईआरटी में समझाने के लिए। ए बी सी डी एक कुछ रेक्टेंगल का है इस टाइप का, और एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये आपका ए बी सी और डी है, ये आपका पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर और एस। ठीक, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 85 है और ये एंगल 105 है और ये एंगल है आपका 100 डिग्री। यहाँ पे एंगल है 105 और ये 100 डिग्री, ये आपका 70 और ये आपका 85। एडी आपका 1.5 और ये 3 है, ये आपका 2.1 है, ये 4.2 है, ये आपका 2.5 है और ये 5 सब सेंटीमीटर में, ये आपका 2.4 है और ये कितना 4.8। अब ये समझाना से क्या चाहता है कि ये दोनों चीज़ क्या है, आपस में सिमिलर। चेक करना चाहो चेक करो, जैसे ध्यान से देखो, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी बन रहा है 105 105, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल डी बन रहा है 100 डिग्री, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल आर बन रहा है 70 डिग्री, एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल एस बन रहा है 85। रेशियो देखना चाहो देखो, 1.5/3 लगाओ कितना आएगा 1/2, 2.1/4.2 लगाओ कितना आएगा 1/2, 2.5/5 लगाओ ये भी 1/2 आएगा, 2.4/4.8 लगाओ ये भी क्या आएगा 1/2। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, और यहाँ से देखो एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल एच। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि चारों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। साइड को देखो, ए बी बाई पी क्यू आर है और बी सी बाई क्यू आर आ रहा है और सी डी बाई आर एस आ रहा है और आ रहा है डी ए बाई एस पी आ रहा है और ये सब क्या आ रहा है कितना 1/2। आप चेक कर सकते हो पर्टिकुलर लेके, जैसे ए बी 1.5/3 करोगे 1/2, 2.5/5 करोगे 1/2, सी डी 2.4/4.8 करोगे ये भी 1/2, 2.1/4.2 करोगे ये भी 1/2। तो आप देखो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है, इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो किसके सिमिलर है, क्वाड्रिलेटरल PQRS। ध्यान देना, सिमिलर लिखने में बहुत ध्यान देना,
ऐसे लिखो तो क्या लिखो, ए के करस्पॉन्डिंग P बन रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग Q बन रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग R बन रहा है, करस्पॉन्डिंग डी के S बन रहा है, यही बन रहा है। यहाँ से AB उठाओगे तो यहाँ से PQ आना चाहिए, आ रहा है। यहाँ से BC उठाओगे यहाँ से QR आना चाहिए, ये भी आ रहा है। यहाँ से CD उठाओ यहाँ से RS आना चाहिए, ये भी आ रहा है। यहाँ से AD उठाओ तो यहाँ से PS आना चाहिए, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आप किस क्रम में लिखोगे, उसी क्रम में आपका करस्पॉन्डिंग एंगल और उसी क्रम में आपके साइड का रेशियो भी होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। सिक्स पॉइंट 1 है, एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक है। पहले के पहले में क्या बोल रखा है, आर सर्कल और यहाँ पे खालिस्तान है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, एक तो कॉन्वेंट होगा या सिमिलर होगा। तो आपको बताना है कि इस प्लेन के अंदर सभी सर्कल, मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल सर्कल, तो आप क्या करोगे, ये कॉन्वेंट होगा या सिमिलर होगा। अब बताओ, इस प्लेन के अंदर तो सर्कल बहुत हो सकते हैं और सब अलग अलग रेडियस के हो सकते हैं। ऐसा बोला नहीं कि आल सर्कल ऑफ सेम रेडियस। अगर आल सर्कल ऑफ सेम रेडियस बोलेगा तो वो कॉन्वेंट भी होगा, सिमिलर भी होगा। लेकिन यहाँ बोला क्या, सिर्फ आल सर्कल मीन्स इसमें छोटा ट्रायंगल भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत छोटे हो सकते हैं, कई सारे छोटे हो सकते हैं, कई सारे बड़े हो सकते हैं। अलग अलग मेजरमेंट के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सर्कल हो सकते हैं। ये सभी सर्कल की क्या चीज सेम है, शेप सेम, साइज सेम नहीं है। बात समझ आ रहा है। अगर शेप सेम है, दिखते एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। मीन्स इसमें क्या आएगा, ये आपका सिमिलर। बात समझ आएगा। तो आल सर्कल इस प्लेन के अंदर क्या आएंगे, सिमिलर होंगे, कन्वेंशन। तो पहले के पहले में आप क्या फिल इन द ब्लैंक करूंगा, सिमिलर। पहले का सेकेंड है जो, वो क्या है, आर स्क्वायर। फिर से वही कहानी, आर स्क्वायर क्या बनेगा, ये भी सिमिलर बनेगा, क्योंकि इस प्लेन में स्क्वायर जो होगा आपके बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज एक जैसा नहीं, तो वो सिमिलर होगा। ये पहले का दूसरा है। तीसरा क्या कह रहा है, आर फिल इन द ब्लैंक में आगे आपका खालिस्तान है। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ब्रैकेट के अंदर दिया है क्या भरोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों में से क्या भरोगे। ठीक है, कह रहा है कि इस प्लेन के अंदर मान लो आपको भरना है क्या, कि इस प्लेन के अंदर सभी सिमिलर ट्रायंगल आ जाए। तो ऐसा क्या होगा, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जरूरी तो है। आइसोसेलेस में राइट एंगल आइसोसेलेस हो सकता है और एक वैसे भी हो सकता है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस और वैसे आइसोसेलेस में से मान लो एक ये बन गया, एक ये बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस, और एक ये बना दिया आइसोसेलेस। तो ये दोनों कहाँ दिखेंगे, सिमिलर है क्या, नहीं है। ठीक है, एक जैसे दिखने हैं तो सिमिलर होंगे नहीं। इसमें क्या आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखेगा एक ही जैसा, सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। जब भले हो सकता है कि साइड क्या छोटी हो, मान लो इसका 3 सेंटीमीटर है और इसका 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक जैसे दिखेंगे, भले इनकी साइज अलग है। बात समझ आ रहा है, लेकिन शेप तो एक जैसा है, शेप एक जैसा है तो क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। तो आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। फोर्थ पार्ट क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग। फिर से वही कहानी, सिमिलरिटी का डेफिनेशन ही पूछ रखा है कि दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहले में इक्वल भरा जाएगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पहले में इक्वल और दूसरे में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक, तो पहले का ये 4 पार्ट था, चारों पार्ट कंप्लीट हुआ, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का पहला क्या है, डिफरेंट एग्जांपल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। बहुत सारे, दो ही आपसे पूछा है, क्या ले दूं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 में वही सब सॉल्व करके आए,
दे दो क्या, सर्कल्स, आर सर्कल लाइज इन प्लेन ऑफ पेपर। अब देखो आप पेपर पर लिखोगे, देखो आर सर्कल लाइज इन प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और यहाँ जो स्क्वायर आर सर्कल, आर स्क्वायर लाइज इन प्लेन ऑफ पेपर, या आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ दो ही पूछा है, तो आप जो चाहोगे, ठीक है, वो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल पूछा है। नॉन सिमिलर फिगर, क्या है नॉन सिमिलर, क्या नॉन सिमिलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक बोल दो स्क्वायर और एक बोल दो सर्कल, ये सिमिलर है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, एक जैसे ही नहीं, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, एक बोल दो ट्रायंगल और एक बोल दो पेंटागन, तो ये कहाँ सिमिलर होंगे? सिमिलर तो आपको होगा नहीं, हेक्सागन होगा, तो एक ट्रायंगल और एक हेक्सागन, ये सिमिलर तो होंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट विदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल बनाया है कुछ इस तरीके से। पहले का नाम है PQRS और दूसरे का नाम क्या है ABCD। तो ध्यान से देखना, ABCD, ये सभी एंगल आपको 90 डिग्री इसमें दिखा रखा है। इसमें एंगल का मेजरमेंट कुछ नहीं और देखने में लग नहीं रहा कि ये 90 हो। ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 है और ये 3। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, साइड का रेशो तो आपको दिख रहा है कि इक्वल होगा, PQ बाई AB इक्वल टू QR बाई BC इक्वल टू SR बाई BC इक्वल टू SP बाई DM। ये सब 1/2 आएंगे। ध्यान से देखो, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। अब देखो ध्यान से, ये एक स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, रोम्बस। चारों साइड इक्वल है, एंगल का कुछ अता पता नहीं कि एंगल क्या है, ना तो कुछ दिया है। तो ये एक स्क्वायर है और ये एक रोम्बस है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, लेकिन क्या पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट भी इक्वल है? बिल्कुल नहीं। ये एंगल 90 है, अब ये तो देखने में लग रहा है 90 नहीं है, ये भी 90 है, मींस एंगल Q डज नॉट इक्वल टू एंगल A। जो आपका एंगल P है वो एंगल A के इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं बन रहे, एंगल Q भी एंगल B के इक्वल नहीं है। ठीक है, एंगल R भी एंगल C के इक्वल नहीं है, ये डज नॉट इक्वल टू पढ़ा जाता है, और एंगल S भी एंगल D के इक्वल नहीं है। तो अगर पहली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो दूसरी क्राइटेरिया फुलफिल होने से सिमिलर नहीं होगा। जब दोनों एक साथ फुलफिल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, तभी हम सिमिलर बोलेंगे। तो ये दोनों क्या है, डज नॉट सिमिलर टू ईच अदर। बात समझ में आया? ये दोनों पॉलीगन सिमिलर नहीं है। ध्यान, बात समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये दोनों पॉलीगन सिमिलर नहीं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। ये आपका पहला एक्सरसाइज 6.1 आपका समाप्त होता है। बेसिक से क्वेश्चन थे, एक तरीके से आपका इंट्रोडक्शन टाइप था ये सिमिलरिटी का। ठीक है, आगे बच्चों सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब जाके वो आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कब सिमिलर हो? तो चाहे जो पॉलीगन हो, सिमिलरिटी के लिए वही दो क्राइटेरिया रहेगी। क्या? इनके डियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो डियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा डियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। बात में वही दो क्राइटेरिया है, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी हो, ये कहानी आपकी दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आ रहा है? ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों आपका थ्योरम 6.1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम BPT के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, या इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखते हैं पहले थेल्स थ्योरम या 6.1 जो आपका थ्योरम है एनसीईआरटी को, वो क्या है। ठीक है, थेल्स थ्योरम या इसे BPT भी बोलते हैं, थ्योरम 6.1। ठीक है, ध्यान देना, BPT या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहता है?
ये कहता है कि किसी ट्रेंगल के अंदर अगर दो साइड, ठीक है, इसको मैं ट्रेंगल बना के समझाता हूँ। मान लो ट्रेंगल एबीसी है, एक ट्रेंगल ए बी सी। ट्रेंगल एबीसी के मान लो एक साइड ए बी पे कोई पॉइंट डी है और ऐसे पॉइंट कोई पॉइंट ई है, डी और ई। अगर डी और ई को तीसरी साइड के पैरेलल इसको तीसरी साइड के पैरेलल ज्वाइन किया जाए, उस केस में जो इन दोनों साइड पे जो पॉइंट हो उन दोनों साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। जिसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ लाइन drawn parallel to one side of triangle, एक लाइन अगर किसी ट्रेंगल के एक साइड के पैरेलल खींचा जाए तो इंटरसेक्ट to the other two sides, in distinct point, तो इस केस में the other two sides are divided in same ratio. The other two sides divides in same ratio. तो स्टेटमेंट आपको याद नहीं करना है, ये एग्जाम में देगा तो आपको लिख के देगा। आपको मेन चीज क्या समझना है, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्रेंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन अदर टू साइड, ट्रेंगल के अंदर टू साइड पे जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो अदर टू साइड डिवाइड इन सेम रेशियो, जो ये अदर टू साइड है ये डिवाइड हो जाएंगी इन सेम रेशियो। बात समझ आ रहा है क्या कह रहा था कि अगर एक ट्रेंगल के अंदर एक लाइन खींची जाए जो तीसरी साइड के पैरेलल, तो ये दो जो लाइन है वो दो अदर टू साइड को, मतलब बाकी बचे दो साइड को जिन दो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, उस केस में इन दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, कुछ इसको प्रूफ देखा जाए कि प्रूफ कैसे किया जाएगा। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दिया है, इस चीज़ को समझना। ठीक है, ये थ्योरम आपका 6.1 है, थ्योरम 6.1। इसको प्रूफ करने से पहले हमको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक, तो ध्यान से देखना है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेंगल एबीसी है, ABC, और उसमें इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है, तो आप ए से अगर BC पे परपेंडिकुलर ड्रा करो तो AD हो जाएगा। इस केस में इस ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ BC, क्योंकि बेस ही है और AD। ठीक, और अगर मान लो कोई ट्रेंगल इस तरीके का बन रहा है, मान लो ये AB और C, अब इसमें हाइट फाइंड आउट करना थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम A वर्टेक्स से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और BC को आगे बढ़ा देंगे, मान लो ये बन गया B। तो इस केस में इस ट्रेंगल के एरिया क्या होगा, इस केस में भी इस ट्रेंगल के एरिया हाफ ऑफ BC इंटू AD होती है। ध्यान देना, कभी आप CD मत लेना, CD डिस्टेंस नहीं लेते हैं। हमेशा हम क्या बोलते हैं कि BC पे परपेंडिकुलर क्या है, BC को आगे एक्सटेंड किया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए, न कि BC बढ़ के CD हो गया है। ये ध्यान देना, ट्रेंगल के लिए बेस हमारा BC है और ये क्या बन जाएगा हमारा AD। BC को एक्सटेंड किस लिए कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में BC को एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि हमें AD की लेंथ मिल जाए। तो हाफ ऑफ BC इंटू AD, एक तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, 9th में आपने क्वाड्रेचर में पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रेंगल सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाई है तो उनकी एरिया क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लो एक ट्रेंगल आपका ABC बन रहा है, ABC, और एक ट्रेंगल बना दिया यहाँ पे BCD, और ये कंडीशन दिया है कि AD पैरेलल टू, ये मान लो XY पैरेलल टू BC,
एक्स वाई पैरेलल टू BC। तो इस केस में ध्यान देना, अगर एक्स वाई पैरेलल टू BC है तो ये दोनों ट्रायंगल देखो ABC और ABC सेम बेस पे, सेम बेस BC है, सेम बेस पे सेम बेस BC है और बिटवीन सेम पैरेलल है, XY और BC के पैरेलल है। तो इस केस में एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ BCD। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए, ये दो कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को थ्योरम में दिक्कत होती है कि वो कहते हैं कि हम थ्योरम को एग्जाम में कैसे स्टार्ट करें, ये जानना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए। जिस भी थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको किस कॉन्सेप्ट के तहत इस थ्योरम को आगे बढ़ाना है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। एक तो मैंने ये बताया कि जो परपेंडिकुलर ड्राफ्ट करते हैं तो हो सकता है कि BC पे पड़ जाए, है ना, कब, जब ये आपका यहाँ पे जो फिगर बनाता है एक्यूट एंगल था और आपकी एंगल भी बन जाए तो आपका परपेंडिकुलर बाहर जाएगा, तो उस केस में ये अपना ध्यान देना कि हमारा बेस बढ़ गया, बेस हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि जब दो ट्रायंगल किसी एक ही पैरेलल लाइन के बीच पड़ जाए और सेम बेस पे पड़ जाए तो उनकी एरिया क्या होती है, सेम। इसके लिए बच्चों थ्योरम को स्टार्ट करेंगे तो थ्योरम में क्या करेंगे, जो गिवन है वो चीज पहले लिखते हैं। यहाँ देखना ध्यान से, एक ट्रायंगल में बना रहा हूँ ABC, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ क्या ABC, ये ट्रायंगल बन गया मेरा AB और C। मैं मान लिया कि AB पे कोई पॉइंट D है और AC पे कोई पॉइंट E है, D और E को ज्वाइन किया गया, ठीक है, D और E को ज्वाइन किया गया जो BC के पैरेलल है। यहाँ जो लिखा है गिवन वो आपको लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या है, गिवन में आपको ट्रायंगल ABC एंड DE is a line such that DE is parallel to BC। ये गिवन है, ध्यान से देखना क्या लिखा है, एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो D पैरेलल टू BC and it intersect AB at D, AC at E। बात समझ आया, जो चीजें गिवन है वो लिख दो, ये बात समझ आई। टू प्रूफ में क्या करना है आपको, ये कह रहा है कि ये लाइन जो है अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। मीन्स आपको प्रूफ करना है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये आपको प्रूफ है, ठीक। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, बात समझ आया। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुना। कंस्ट्रक्शन में हम D पॉइंट से E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। मान लेंगे कि ये पॉइंट आपका M है, पॉइंट क्या है आपका M, और B पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को मान लेंगे कि ये पॉइंट क्या आपका N है। बात सुना, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी आपका परपेंडिकुलर। साथ में E को B से ज्वाइन कर देंगे और D को C से। बात समझ, जो जो चीजें करेंगे आप डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं। तो क्या करोगे, दिखा देना यहाँ पे कि EM परपेंडिकुलर ऑन AD एंड BN परपेंडिकुलर ऑन AD, और क्या किया है, ज्वाइन E to B एंड C to D। जो आप काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ेगा। मैं इस चीज को हटा दे रहा हूँ, आप इसको एनसीईआरटी में 6.1 देखें, ठीक है। तो इसको मैं हटा के अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ क्या है। बात समझ में आया। तो ये सारी चीजें मैं जो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आपको गिवन था। क्या गिवन था, एक ट्रायंगल गिवन था। एक ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पहले एक लाइन खींचनी थी D, जिसे मैंने D मान लिया, और ये DE अदर टू साइड को जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी वजह से दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। यही आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या कहा कि E से परपेंडिकुलर ड्रा करो AD पे, जिसमें मैंने कहा कि EM परपेंडिकुलर ऑन AD, D से परपेंडिकुलर ड्रा करो A पे, तो DM परपेंडिकुलर ऑन A। उस केस में क्या कर B को E से ज्वाइन कर दो और C को D से। अब बच्चों हम देखेंगे प्रूफ।
क्या लिखेंगे, इसका प्रूफ। ध्यान से सुनना, इसके प्रूफ में क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या हो, ध्यान से देखना, एडीई जो ट्रायंगल है उसके एरिया को मैं दो तरीके से लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ध्यान से देखो, एडीई के लिए एडीई दिख रहा है, ये वाली चीज, ये साइड एई पे परपेंडिकुलर है, ए पे, और ए इसके लिए बेस है। मैं लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ एई इंटू डीएन। बात समझ आया कैसे हो, देखो ए इसके लिए बेस बन गया और डीएन इससे परपेंडिकुलर है, तो हाफ ऑफ ए इंटू डीएन। साथ में इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बेस क्या बन गया इस वाले के लिए एडी, परपेंडिकुलर क्या है ईएम, तो हाफ ऑफ एडी इंटू ईएम, एडी इंटू ईएन। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसे इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आया। अब बात सुनना, आपको क्या चाहिए, एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई क्या हो, बीडीई, बीडीई ध्यान से सुनना, बीडीई ट्रायंगल, बीडीई ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बीडीई, बीडीई ट्रायंगल में ये देखो, ये परपेंडिकुलर बेस से बाहर चला गया है, जो कॉन्सेप्ट बताया था सेकंड वाला कि अगर परपेंडिकुलर बेस से बाहर जाएगा उस केस में भी हम क्या करेंगे, बेस को लेंगे। तो ये आपको देखो इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर चला गया ईएम और ये बीडी, मींस मैं कहता हूं क्या, हाफ ऑफ बीडी इनटू क्या ईएम, हाफ ऑफ बीडी। तो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बेस आपका बीडी है, परपेंडिकुलर आपका बाहर चला गया, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस को बढ़ाएंगे नहीं, हाफ ऑफ बीडी इनटू ईएम। और एक ट्रायंगल सेम बेस डीई पे कौन सा दिख रहा है, ये वाला सीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, सीडीई इसका क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ, बात सुनना, सीडीई के लिए ध्यान से देखो, सीडीई के लिए ये बन रहा है परपेंडिकुलर, ये बेस क्या बन रहा है बेस, तो हाफ ऑफ सीई इंटू, हाफ ऑफ सीई इंटू क्या बन रहा है डीएन, हाफ ऑफ सीई इंटू डीएन। ये इक्वेशन नंबर 3 बना दो और ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहां से एक चीज आप कर लो, डीई को ध्यान से देखो, डीई सेम, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस पे डीई पे है, सेम बेस डीई पे है, और बिटवीन सेम पैटर्न है किस पे, बीसी पे, मींस जो ट्रायंगल आपका सिंस क्या लिखोगे, ट्रायंगल बीडीई एंड सीडीई आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल, वो कौन से पैरेलल लाइन है, डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी। मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा होगा तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होगी, इसका मतलब मैं ये लिख लूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इक्वल टू, इसे मैं एक्स मान लेता हूँ, एक टाइम के क्या मान लेता हूँ एक्स, एक्स स्क्वायर यूनिट, एक्स स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। अब रिजल्ट को लाने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि एडी के साथ क्या चाहिए, बीडी। एडी के साथ बीडी कब आएगा, जब इक्वेशन 2 बाई क्या करते हैं, थर्ड, इक्वेशन 2 बाई थर्ड। और ए के साथ क्या चाहिए, ए के साथ चाहिए हमको इसी, और ये कब आएगा, जब इक्वेशन 1 बाई 4। इस चीज को ध्यान देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, इक्वेशन 2 बाई 3, इक्वेशन 2 बाई 3 से क्या मिलेगा, ध्यान से देखो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू, देखो इसको बाई इसको करोगे, हाफ से हाफ कटेगा, हाफ से हाफ कट गया, यहाँ क्या है एडी बाई बीडी, एडी बाई बीडी, और ईएम से ईएम चला गया तो एडी बाई बीडी आ गया। बात समझ में आ रहा है, मैंने डायरेक्ट किया, ध्यान समझना, एडी बाई बीडी, हाफ से हाफ कटा, एडी बाई बीडी आया और ईएम से ईएम चला गया। अच्छा ध्यान से देखो, आगे मैं जगह कमी कारण यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 बाई 4 करो तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बाई 4 आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, सीडीई ये लगाओगे, देखो ध्यान से,
हाफ से हाफ कटेगा, dn से dn कटेगा, क्या आएगा AE बाई सी, AE बाई सी, AE बाई सी। इसे बना लो आप इक्वेशन नंबर 5, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 और 6। और फिर यहाँ देखो इक्वेशन 5 और 6 में ध्यान से देखो, एरिया BDE और एरिया CDE आया है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ADE बाई एक्स है, क्योंकि इसे मैं एक्स मान चुका हूँ कि दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है और एक्स इक्वल है। और यहाँ पे देखो एरिया ADE बाई CD ये भी एक्स इक्वल है। मीन्स अगर इक्वेशन 5 को देखा जाए तो मैं सकता हूँ इक्वेशन 5 आपको क्या है, एरिया ADE बाई एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, AD बाई BD, AD बाई BD। और यहाँ पे देखो एरिया ADE बाई एक्स ये इक्वल किसके आ रहा है, AE बाई CE। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, जिसका LHS क्या इक्वल है, इन दोनों इक्वेशन का क्या है, LHS इक्वल है। अगर दो इक्वेशन के LHS इक्वल है तो RHS अपने आप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इन दोनों इक्वेशन से मैं सकता हूँ क्या कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, और यही हमें प्रूव करना है, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE। बात समझ में आया बच्चों, बिल्कुल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज होना था ये पहले बता चुका था कि हम ट्रायंगल ADE की एरिया को दो तरीके से लेंगे, हाफ हाफ, अगर ये उठाएंगे बेस तो ये आपका परपेंडिकुलर का बनेगा हाफ हाफ A इंटू DN, ADE को हाफ हाफ AD इंटू DN। दूसरा मैंने क्या किया कि सेम पैरेलल के बीच दो ट्रायंगल आपको सर्च करना है और सेम बेस पे। तो BE बेस पे मैंने दो ट्रायंगल सर्च किया, कौन सा, एक BDE और एक CDE। BDE के एरिया क्या निकाला सकता है, BDE के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर हाफ हाफ BD इंटू EM, और इसके लिए बन जाएगा ये वाला हाफ हाफ CE इंटू DN। फिर मैंने कहा कि BDE और CDE दोनों सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल है। तो अगर सेम बेस सेम पैरेलल पे हैं तो इन दोनों की एरिया क्या होगी, इक्वल। और इन दोनों की एरिया को मैंने कितना मान लिया कि एक्स स्क्वायर यूनिट। बात में मैंने समझने के लिए मान लिया कि ये एक्स स्क्वायर यूनिट। फिर मैंने आपको रिजल्ट देखना है, रिजल्ट में क्या चाहिए, AD बाई BD। तो आप ध्यान से देखो AD बाई BD ये कर नहीं पाएगा, इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2/3 की AD बाई BD है, इक्वेशन 1/4 करोगे AE बाई CE आएगा। फिर इस चीज़ को मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिखाने के लिए क्या कि AD बाई एक्स इक्वल टू दिस और AD बाई एक्स इक्वल टू दिस है। इन दोनों इक्वेशन के LHS आपका इक्वल है। ध्यान से देखो AD बाई एक्स यहाँ पे, AD बाई एक्स यहाँ पे, तो उस केस में RHS भी इक्वल होगा, मीन्स AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, जो बहुत ही आसान है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।